मेरा नाम अहाना है। बेटा, तुम हमारी बात सुनती क्यों नहीं हो? हमारी बात मानती क्यों नहीं हो? देखो, लड़कियां इस तरह रात को आधी आधी रात तक घर से बाहर नहीं रहती, ऐसे पार्टियां नहीं करती। ये सब बिगड़ी हुई लड़कियों की पहचान होती है। और तुम तो एक शरीफ घर की लड़की हो, फिर तुम्हें ये सब कुछ शोभा नहीं देता। बेटा, तुम्हें अपने डैड की इज्जत का ख्याल करना चाहिए। तुम्हारे डैड ने तुमसे कितनी सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं और तुम हमेशा हम लोगों का दिल तोड़ती रहती हो, अपने डैड को भी निराश कर देती हो। मैंने कहा, ओह मॉम, एक तो घर से जब जब मैं निकलती हूँ आप कुछ इसी तरह की बातें मुझसे कहती हो। ये कहाँ की शराफत है कि हम रात को पार्टियां ना करें और घर से बाहर ना निकले? क्या इंसान की शराफत का अंदाजा सिर्फ इन्हीं चीजों से लगाया जाता है? मेरी मॉम ने कहा कि बेटा, तुम बात को समझते क्यों नहीं हो? देखो, इस समय शहर का माहौल बहुत खराब है। तुम नहीं जानती कि जवान लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है। मैंने कहा, मॉम, मैं बातें सुन सुनकर जवान हो चुकी हूँ। आपको कितनी बार बताऊं कि मुझे ये सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ और जो कुछ भी है वो मेरा ही तो है। आप लोग इतना घबराते क्यों हो? मुझे मेरी जिंदगी खुलकर जीने क्यों नहीं देते? मॉम ने उदास चेहरा बनाते हुए कहा कि अहाना, तुम नहीं मानोगी। मैंने कहा, मॉम, मैं नहीं मानूंगी। आज मेरे दोस्तों के साथ नाइट पार्टी है और मैं क्लब में जाकर ही रहूंगी। हम जैसे बड़े लोगों को ये सारी बातें शोभा नहीं देती कि हम घर में रुकें और अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें, बल्कि हम जैसे बड़े लोगों का दिन भी बाहर गुजरता है और रात भी। सो चलिए मॉम, आप इतना परेशान मत होइए, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी। मैंने मॉम के गालों पर एक किस किया और उनको एक छोटा सा हक करते हुए ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर क्लब आ गई थी। और सारी रात यहाँ मैंने हर रात की तरह खूब मौज मस्ती की थी। एक बिगड़ी हुई घमंडी और अमीर पिता की लाडली बेटी थी। मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं जिस चीज पर हाथ रख दिया करती थी वो चीज मेरी हो जाया करती थी। बचपन से ही मेरी हर गलती को सराहा गया था। मुझे कभी ये नहीं सिखाया गया था कि गलत और सही में फर्क क्या होता है। मेरे लिए गलत भी गलत होता था और सही भी गलत होता था। मैं हर चीज के लिए आसानी से नहीं मानती थी। जो काम मुझे करना होता था मैं उसे कर गुजरती थी, और अगर मेरे काम में कोई रुकावट डालने की कोशिश करता तो उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होता था। हमारे घर में जितने भी नौकर थे वो मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि मैं नौकरों के हाथों का कुछ भी नहीं खाती थी। मेरे घर वाले बहुत नरम दिल के लोग थे जो छोटे मोटे गरीब लोगों को नौकरी पर रख लिया करते थे। मैं एक ऐसी इंसान थी जिसकी सोच हाई लेवल की थी। मुझे छोटे मोटे नौकर पसंद नहीं थे, इसलिए मैं अपने मॉम डैड को बोलती थी कि आपको ऐसे गरीब लोगों को हमारे घर में काम करने के लिए नौकरी नहीं देनी चाहिए, बल्कि आप वेल मैनर्ड और प्रोफेशनल टाइप जैसे लोगों को जॉब पर रखा करें। और खाना बनाने के लिए भी मुझे अच्छे शेफ की जरूरत होती थी। मुझे ऐसे गरीब लोगों के हाथों का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। मेरे कपड़े धोने के लिए भी एक बहुत बड़ी ड्राई क्लीन कंपनी के वर्कर्स आते थे, और कभी छोटे मोटे और सस्ती चीजों पर तो मैंने अपनी नजर भी नहीं डाली थी। लेकिन वही मेरे मॉम डैड की पुरानी सोच हमेशा बीच में आ जाती थी। वो गरीब, लाचार, बेबस लोगों को हमारे घर में नौकरी पर रख लिया करते थे। मैं चाहती थी कि हमारे यहाँ के नौकर भी हमारे जैसे ही हाई लेवल के दिखने चाहिए, लेकिन जिनको मेरे मॉम डैड उनकी मजबूरी सुनकर नौकरी पर रख लिया करते थे वो लोग गंदे मेले कुचेले कपड़ों में हमारे बंगले में काम करने के लिए आ जाते थे। ये बात मुझे बहुत नागवार गुजरती थी। फिर मैं किसी से कुछ भी नहीं कहती थी, बल्कि ऐसे लोगों को फौरन ही अपने घर से निकल जाने का कह दिया करती थी। मॉम डैड कहते थे कि बेटा, ये सब तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हो, हमें गरीबों के साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए। मगर मेरा मानना था कि ऐसे लोगों के लिए बहुत सारी नौकरियां हैं, इन्हें हमारे ही घर में आने की क्या जरूरत है। मेरे डैड लाखों करोड़ों के बिजनेस के मालिक थे और अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ मेरा था। मैं अपने डैड की दौलत पर बहुत घमंड किया करती थी। शायद उन लोगों के लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया था, क्योंकि बचपन से उन्होंने इकलौती बेटी कर करके मुझे अपने सर पर चढ़ा लिया था और मेरी हर ख्वाहिश को पूरी किया था। यही वजह थी कि मुझे अपनी बातें मनवाने की और अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाने की आदत हो गई थी। अगर कहीं भी मेरी मर्जी नहीं चलती तो वो काम नहीं हुआ करता था। मेरे घर वाले सिर्फ मुझे किसी भी गलत काम के लिए टोक सकते थे, मगर रोक नहीं सकते थे। रुकती मैं अपनी मर्जी से थी। फिलहाल जिंदगी बहुत मौज मस्ती के साथ गुजर रही थी, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, जो शहर की सबसे महंगी और बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मुझे बाहर पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं था और ऐसा मेरे पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे। अगर मैं अब्रॉड जाती तो उनकी नज़रों से दूर हो जाती, और ऐसा वो हरगिज भी नहीं होने देते।
मेरे डैड को हमेशा मेरी सेफ्टी की फिक्र रहती थी, इसलिए उन्होंने मेरे लिए 2 गार्ड्स रखे हुए थे। एक मेरे लेफ्ट हैंड पर होता था तो दूसरा राइट हैंड पर खड़ा होता था, जो दोनों मेरा हुक्म मानते थे। लेट नाइट पार्टीज करना, दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना, ड्रिंक करना, खुद ड्राइविंग करना, अपनी सेफ्टी ना करना, जंक फूड खाना, घर में देर से आना, अपनी मर्जी के मुताबिक घर से किसी भी टाइम निकल जाना और अपने दोस्तों के साथ हर वो गलत काम करना जो एक बिगड़ा हुआ इंसान करता है, मैं ये सब कुछ किया करती थी। और मेरी इन्हीं हरकतों से मेरे पेरेंट्स बहुत तंग आ गए थे। मैं अपनी सेफ्टी नहीं रखती थी, इसलिए तो डैड ने मेरे लिए गार्ड्स रखे थे ताकि वो मेरा ध्यान रख सके, और सबसे बढ़कर तो ये कि मुझे गरीब लोगों से दूर रख सके, क्योंकि अगर कोई भी गरीब भिखारी या गंदे कपड़ों वाला इंसान मेरे सामने आ जाता था तो मुझे बहुत उलझन होती थी। मैं ऐसे लोगों से घिन महसूस करती थी। अगर मेरी गाड़ी के सामने कोई भिखारी आ जाता, भले ही कोई बच्चा ही क्यों ना हो, और उसने मेरी गाड़ी को टच भी कर लिया तो मैं उस गाड़ी को चेंज कर लिया करती थी और वो गाड़ी अपने घर के किसी भी नौकर को गिफ्ट कर दिया करती थी। मेरी इन फिजूल खर्ची से मेरे पेरेंट्स बहुत तंग आ चुके थे। डैड ने हर बार मुझसे यही कहा था कि बेटा देखो, हमने कभी तुम पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई है। डैड कहते थे, आज मैं जिंदा हूँ, कल नहीं रहा तो तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का क्या होगा, इसलिए तुम्हें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। बुरा समय आते हुए समय नहीं लगता, हमें अपने बुरे समय की तैयारी करके रखनी चाहिए ताकि बुरा समय आने पर हमें किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। मैं अपने मॉम डैड के ऐसे सांस्कृतिक और पारंपरिक लेक्चर से बहुत तंग आ चुकी थी। वो लोग बोलते रहते थे और मैं उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान को निकाल दिया करती थी। काफी टाइम हो गया, मेरे मॉम डैड ने मुझे हर तरह से सुधारने की कोशिश कर ली थी, लेकिन मैं सुधरने वालों में से नहीं थी। जो मैंने ठान लिया वो मैं करके रहती थी। एक दिन मेरे पेरेंट्स को जोश चढ़ा कि वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। उन्हें लगा कि मैं शादी के बाद सुधर जाऊंगी, मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपने पति की सेवा करूंगी, एक टिपिकल हाउसवाइफ की तरह रसोई संभालूंगी, सास ससुर की सेवा करूंगी। लेकिन मेरे ख्याल ऐसे नहीं थे। जब मैंने सुना कि मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं तो मैंने उनको पहले ही वार्न कर दिया था कि आप लोग अगर मेरी शादी करना चाहते हैं तो आप मेरे डिमांड्स भी जानते ही होंगे। नहीं जानते तो मैं आपको अपनी डिमांड्स के साथ साथ टर्म्स और कंडीशंस भी बता देती हूँ। हम लोग करोड़पति लोग हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी जहाँ शादी हो वो अरबपति लोग हों, मतलब हमसे भी ऊंचे हों। लड़का इकलौता होना चाहिए। मुझे देवर जेठ और नंद बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन लोगों को शायद मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। लड़के के पेरेंट्स मुझ पर किसी तरह की कोई रोक टोक ना करें और हस्बैंड सिर्फ मुझसे प्यार करे, मेरी खुशियों का ख्याल रखे, मेरे सारे शौक पूरे करे, बल्कि मेरा जैसा ही बन जाए। और कुछ कंडीशन आप लोगों के लिए भी हैं। मुझे अपनी शादी में कुछ ब्रांडेड डिजाइनर और एकदम सिलेक्टेड चाहिए, सब कुछ हटके होना चाहिए। मेरी शादी किसी फिल्म स्टार जैसी होनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरी मॉम ने कहा कि बेटा, तुम्हारी शादी बिल्कुल ऐसे ही होगी। हम तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे लिए ससुराल भी अच्छा देखेंगे। लेकिन तुम जो अपने ससुराल वालों के प्रति शर्त रख रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ हम तुम्हारे नखरे उठा रहे हैं, जरूरी नहीं कि तुम्हें ससुराल भी ऐसा ही मिले। तो मैंने हंसकर कह दिया कि ठीक है, फिर मैं कुंवारी ही ठीक हूँ, मुझे जरूरत नहीं ससुराल जाने की, मैं शादी नहीं करूँगी। मेरी इस बात पर मेरे पेरेंट्स के पास मुझे देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता था। मेरी बदतमीजियां अब उन लोगों के साथ भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मैं घर में उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं देती थी। घर में रुकती ही बहुत कम थी। उन्हें हमेशा मेरी फिक्र लगी रहती थी। वो दोनों रात रात भर जागकर मेरा इंतजार किया करते थे। जैसे ही मैं घर आती तो उनसे कोई बात नहीं करती थी, क्योंकि उन लोगों को अपना इंतजार करते हुए देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस तरह से मेरे कंफर्ट के साथ छेड़छाड़ होती थी। ये सब देखकर मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ सख्ती से बात किया करते थे और मैं उनको उनकी सख्ती का जवाब बदतमीजी से दिया करती थी। जब एक दिन माँ ने मेरे साथ गुस्से में बात की और कहा कि अहाना, आखिर तुमने इस घर को क्या समझ रखा है? जब मुंह उठाए चली जाती हो, जब मन किया घर से निकल जाती हो। हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम में इतनी तमीज नहीं कि हमसे परमिशन भी ले लो। तो मैंने उनको करारा जवाब दिया कि आप लोग भी तो जो चाहे वो करते हो, कभी आप लोगों ने तो अपनी बेटी से कोई परमिशन नहीं ली, और वैसे भी ये घर मेरा है मॉम, आपका नहीं। मॉम कहने लगी कि ये तुम मुझसे किस लैंग्वेज में बात कर रही हो अहाना? मैंने माँ से कहा कि आप भी मेरे साथ सोच समझकर बात किया कीजिए। आप जानती हैं कि आपकी बेटी का नेचर कैसा है, फिर भी आप लोगों को मेरे ऊपर पाबंदियां लगाने का बहुत शौक है।
ये कहकर मैं उनको आंखें दिखाते हुए अपने कमरे में आ गई थी। मेरी इन बातों का मेरी मॉम के ऊपर क्या असर हुआ था ये तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन फिर मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आ गया जिसने मेरी जिंदगी के नए सफर को शुरू कर दिया था। 2 दिन गुजर गए थे। मॉम मुझसे बात नहीं कर रही थी और मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, लेकिन डैड ने कहा था कि तुमने जो अपनी मॉम के साथ बदतमीजी की है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। डैड ने गुस्से में मेरे बॉडीगार्ड्स को नौकरी से निकाल दिया था। हालांकि इस सब से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। फिर उस दिन जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही थी, मैं मॉल के अंदर दाखिल होने ही वाली थी जब एक भिखारी मेरे सामने पैसे मांगने के लिए आया। उसका हुलिया देखकर मैंने उसी समय उसको गुस्से में एक जोरदार ठोकर मार दी और कहा कि तुम्हें भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत है, फिर भी भीख मांग रहे हो। वो हैरान होकर मुझे देखने लगा और कहने लगा कि शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए, घमंडी लड़की जिसे अपने आगे कोई भी दिखाई नहीं देता। मैंने कहा, तुम्हारी ये जुर्रत, तुम मेरे साथ बदतमीजी करो। मैंने अपने बॉडीगार्ड वीरू को आवाज लगाई। पीछे पलटकर देखा तो याद आया कि मुझे तो अपने बॉडीगार्ड्स की आदत हो गई है। बॉडीगार्ड्स को तो डैड ने नौकरी से निकाल दिया। उस भिखारी की तो हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि वो मुझे बद्दुआ देने लगा। मुझे अहाना ओबराय को, जो किसी की नजर भी खुद पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वो इस भिखारी की बदतमीजी कैसे बर्दाश्त करती। मैं उसके मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा चुकी थी, लेकिन उसने फौरन ही मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके गंदे हाथ, फटे पुराने कपड़े, मगर चेहरा साफ था। ये सब देखकर मुझे उलझन महसूस हुई। मैंने उससे एक ही झटके में खुद को छुड़वाया। वो मुझे गौर से देख रहा था और हंसने लगा। मैंने कहा, छोड़ो मुझे, मगर उसने नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें पुलिस के हवाले करके रहूंगी। वो मेरी बात पर फिर से जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि ठीक है, जो करना है अभी करो। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैं अपना मोबाइल अपने पर्स से निकाल भी नहीं पा रही थी। मैंने कहा, एक बार मेरा हाथ छोड़ो, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। उसने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकती, अब तो जो होगा वो तुम्हारे साथ होगा। बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है और फिर जब तुम्हें हकीकत पता चलेगी तो फिर तुम अपने किए पर पछताओगी। तुम्हें गरीबों से नफरत है ना, तो तुम्हारी शादी किसी गरीब लड़के से ही होगी जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगी। जाओ, मेरी ये तुम्हें बद्दुआ है, मेरी बद्दुआ तुम्हें जरूर लगकर रहेगी। मैं उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। मैंने कहा कि हाउ डेयर यू। वो कहने लगा कि तुम जितना चाहे गुस्सा करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने एक ही झटके से मेरी कलाई छोड़ दी। मेरी कलाई पर उसके गंदे हाथों के निशान लग चुके थे। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। आखिर वो कौन होता था मुझे बद्दुआ देने वाला। मैंने जैसे ही अपने पर्स से मोबाइल निकालने के लिए अपनी नजर झुकाई और मोबाइल निकालकर सामने की तरफ देखा तो वो शख्स मेरे सामने से गायब हो चुका था। मेरे सारे दोस्त जो कि पहले ही मॉल के अंदर जा चुके थे, मैं अभी उस भिखारी को इधर से उधर देख रही थी। मेरी एक फ्रेंड आई, उसने मुझे झंझोड़ा और कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हम तुम्हारा कब से अंदर इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा कि कुछ नहीं, एक बदतमीज मेरे मुंह लग गया था। मैंने मॉल के अंदर जाते ही वॉशरूम में जाकर अपने हाथों को कलाइयों तक धोया। फिर मैं न जाने क्यों एक अजीब सी सोच में चली गई थी। मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और मेरे दिमाग में बार बार उस भिखारी की बातें घूम रही थी। मैं सोच में पड़ गई थी। मैं ठीक से अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग भी नहीं कर पा रही थी। फिर सब लोगों ने प्लान बनाया कि मिलकर कुछ खाते हैं। मैं कैंटीन में जाकर बैठ गई तो वहां भी मैं खोई खोई सी थी। जब मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तो मैंने उस भिखारी की कही हुई एक एक बात उनको बता दी। मेरी दोस्त श्रेया कहने लगी, चिल यार अहाना, तुम कब से लोगों की बातों को इतना सीरियस लेने लगी हो, और वो भी एक भिखारी की बात को तुम इतना सीरियस लेकर बैठ गई हो कि तुम्हारा ध्यान एंजॉयमेंट पर है ही नहीं। लेकिन मैंने अपने दोस्तों की बात को भी सीरियस नहीं लिया और फिर मैं अपने घर वापस आ गई थी। घर आई तो घर में भी एक अजीब सा माहौल था। यहाँ की हर चीज मुझे अजीब लग रही थी। नौकर खामोश थे, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। मैं तो एक तरफ को अपना सर पकड़कर बैठ गई थी क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। उसी समय मेरे डैड मेरे बराबर में आकर बैठ गए और कहने लगे कि बेटा, आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। मैंने चौंक कर उन्हें देखा और कहा, कैसी ख्वाहिश डैड? डैड ने कहा कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। बहुत ही करोड़पति लोग हैं, हमसे भी ज्यादा अमीर, और लड़का भी बहुत अच्छा है। उसी समय डैड ने अपने मोबाइल में मुझे एक लड़के की फोटो दिखाई। लड़का बिल्कुल फिल्म स्टार जैसा दिखाई देता था। मेरी तो आंखें चौंक गई थी।
उसकी फोटो देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो कितना हैंडसम है। वो शहर के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट का बेटा था। इसको तो मैं बहुत अच्छे से जानती थी। ये बचपन से मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यही मेरी जिंदगी में शामिल हो जाएगा। मेरी तो खुशी के ठिकाने नहीं थे। मेरा मूड, जो कि उस भिखारी की वजह से पहले खराब था, अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। इन लोगों के बारे में क्या जांच पड़ताल निकालनी। मैं इस लड़के को और इसकी फैमिली को बहुत अच्छे से जानती थी। यही मेरे लिए काफी था। और डैड ने बताया कि इसका रिश्ता खुद तुम्हारे लिए आया है। बस अब क्या था, जैसे लोगों में मैं शादी करके जाना चाहती थी, मुझे बिल्कुल वैसा ही ससुराल और पति मिल रहा था। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और करोड़ों के हिसाब से उसकी जायदाद थी। ये खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मॉम डैड ने बताया कि ये लोग कोई रस्म नहीं करना चाहते, बस शादी खूब धूमधाम से करना चाहते हैं। मैं इसमें भी खुश थी। फिर मुझे उस भिखारी की बद्दुआ याद आई जो कहता था कि तुम्हारी शादी किसी गरीब इंसान के साथ होगी। मैंने उसकी बात से अपना सर झटका और सोचा कि उसकी बद्दुआ मुझे लगी ही नहीं है। अगर उसकी बद्दुआ मुझे लगती तो आज ही मेरे लिए डायमंड मर्चेंट के बेटे का रिश्ता क्यों आता। मैं भी यही चाहती थी कि मेरी शादी बहुत जल्द हो जाए, क्योंकि मुझे ना जाने क्यों उसकी बद्दुआ से अब डर लग रहा था। अभी इस बात को 1 हफ्ता ही गुजरा था जब डैड ने मुझे एक और खबर सुनाई और कहा कि 21 अक्टूबर को तुम्हारी शादी है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। 21 अक्टूबर में तो पूरा 1 हफ्ता रह गया था। डैड ने बताया कि राजीव शादी के बाद कुछ महीनों के लिए काम के सिलसिले में अमेरिका जा रहा है। उसने सोचा कि क्यों ना तुम्हें भी साथ ले जाए। तो फिर हम लोग सोच रहे हैं कि तुम लोगों की शादी ही कर देते हैं। वैसे भी दोनों ही परिवारों के बीच में पैसे की कोई कमी नहीं है। शादी खूब धूमधाम से होगी। मैंने इस मामले में कुछ नहीं कहा। मैं खुश थी कि चलो अच्छा है, कल मुझे अपना रिश्ता लगने की खुशी मिली तो आज 1 हफ्ते बाद शादी की भी खुशी मिल गई थी। मैं राजीव के साथ शादी के सपने देखने लगी थी और उस भिखारी के बारे में सोचने लगी जिसने मुझे बद्दुआ दी थी। वो दोबारा से मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैं उसकी तलाश में थी क्योंकि उसे सजा दिलवाना चाहती थी। मेरे लिए ये 1 हफ्ता बहुत कम था। आखिरकार मेरी अपनी शादी थी और मुझे अपनी शादी के लिए ढेर सारी शॉपिंग करनी थी। मैं हर रोज शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर निकलती थी, लेकिन मुझे वो भिखारी कहीं नहीं मिला। मेरी शादी बहुत धूमधाम से होने जा रही थी। अपनी शादी के लिए कुछ मैं अपनी पसंद का खरीद रही थी। कोई ऐसी वैसी शादी नहीं थी। शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी की शादी थी। मेरी शादी का दिन भी आ गया था। मैं सैलून में तैयार होने के लिए गई थी, लेकिन जब वहां से मैं ड्राइवर के साथ उस होटल में पहुंची जहां से मेरी शादी होने जा रही थी, तो मैं चौंक गई। वहां तो एक अजीब सी हैवानियत थी। मुझे कोई मेहमान नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे सामने से अपने माता पिता चलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बेटा माफ करना, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। राजीव की बड़ी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो तुमसे शादी करना चाहता है। आज मजबूरन हमें अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, लेकिन तुम्हारी शादी उसके साथ जरूर होगी। मुहूर्त निकला जा रहा है। अंदर पंडित जी और राजीव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ मेरे बराबर में आकर खड़ी हो गई और मुझे अंदर लेकर जाने की कोशिश करने लगी। मैं कहने लगी, आखिर ये किस बात का मजाक चल रहा है? अगर उसकी बहन की तबीयत खराब है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मॉम ने कहा कि इसमें इतना हंगामा करने वाली कोई बात नहीं है। आज का ही तो प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। तुम जब कल अपनी ससुराल चली जाओगी तो वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। बाद में दोबारा से दुल्हन बनाया जाएगा। चलो आओ हमारे साथ। मैं इतने अच्छे से तैयार होकर आई थी और मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया था। हैरानी की बात ये थी कि पूरा होटल खाली पड़ा हुआ था। यहाँ स्टाफ के अलावा और कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि राजीव जैसा लड़का मेरे हाथों से नहीं निकलना चाहिए। मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। मैंने देखा कि होने वाला पति सर पर सहरा बांधकर आया था और उसने बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़े पहने हुए थे, जिससे ये साफ नजर आ रहा था कि ये राजीव ही है। मुझे उसके बराबर में बिठा दिया गया। राजीव का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि आपको अपना सहरा हटा देना चाहिए। हम दोनों की शादी होने वाली है। मैंने भी तो घूंघट नहीं किया है ना। बस मेरा इतना कहना था कि उसने फौरन ही अपने चेहरे से सहरा हटाया तो मुझे एक जोरदार झटका लगा। ये तो वही भिखारी था जिसने मुझे बद्दुआ दी थी, मगर आज उसका गेटअप कुछ अलग ही था। उसका चेहरा देखकर मुझे वो सब याद आने लगा जो उसने मुझसे कहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मेरे दिमाग पर एक अजीब सा बोझ सवार हो गया। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि एक भिखारी के साथ मेरी शादी होने जा रही है। और फिर क्या था,
धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। फिर जब मुझे होश आया तो मैं एक आलीशान बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं फौरन ही उठी। मैंने अपनी आंखों को मसला और कमरे में चारों तरफ देखने लगी। महंगा और एक्सपेंसिव फर्नीचर, ब्रांडेड वाले फूलों से सजावट की गई थी जिनकी खुशबू ही अलग थी। मैंने देखा कि ये कमरा तो मेरा नहीं है। मैं फौरन ही उठ गई। मैंने जमीन पर पैर रखे तो जमीन का फर्श ठंडा हो रहा था। मैं दरवाजा खोलकर आगे की तरफ बढ़ने लगी तो देखा कि ये बहुत बड़ा बंगला था। ये मैं कहाँ आ गई थी? ये जगह मेरे लिए अनजान थी। फिर सामने से मुझे वो नजर आया जिसको देखकर मैं बेहोश हो गई थी। मेरे दिल की धड़कनें उसे देखकर तेज हो गई थी। लगता था कि मेरा दिल बाहर आ जाएगा। ये वही भिखारी था जिसने मुझे बद्दुआ दी थी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ। उसने कहा कि वेलकम होम मैडम जी। मैंने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा जहां मुझे शातिराना मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। इस घर में हर तरफ मुझे नौकर दिखाई दे रहे थे। उसे देखकर मेरी आंखें हैरानी से फैल चुकी थी। वही भिखारी मेरे सामने हाथ बांधकर खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और मुस्कुराहट थी जो मैं पहले भी देख चुकी थी। इसे देखकर ही तो मैं बेहोश हुई थी। मैं एक कदम पीछे हटी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी आवाज निकल रही थी। वो थोड़ा आगे बढ़ा और फिर कहने लगा कि ये मेरा घर है। उसके कहे हुए शब्दों ने जैसे शीशा पिघलाकर मेरे कानों में डाल दिया हो। मैंने कहा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा, क्यों नहीं हो सकता? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी शादी किसी गरीब इंसान के साथ होगी। देखो आज तुम्हारी आंखों के सामने वही इंसान खड़ा है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ मेरा है और तुम्हारी शादी अब मेरे साथ हो चुकी है। मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और कहा कि नहीं, मेरी शादी तो डायमंड मर्चेंट के बेटे राजीव के साथ होने जा रही थी। मेरी बात पर वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि मैं उससे भी ज्यादा अमीर हूँ। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। चुटकियों में तुम्हें तुम्हारे घर से उठवा लिया, तुम्हारे साथ शादी कर ली। इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए तुम्हें मेरी अमीरी का? मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी शादी मेरे साथ नहीं हो सकती। उसने कहा कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम अपने आप को आईने में देख सकती हो। आईने में? मैंने खुद से सवाल किया। मैं झट से आईना तलाश करने लगी। जब एक दीवार पर मुझे शीशा लगा हुआ नजर आया तो मैं फौरन ही वहां पर गई। मैंने देखा कि मेरे गले में मंगलसूत्र और मेरी मांग में लाल रंग का सिंदूर भरा हुआ था। मैं गुस्से से भड़क उठी थी। इसका मतलब कि इस इंसान के साथ मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आज ये इंसान वो नहीं लग रहा था जिसको मैंने उस दिन देखा था। उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रिएक्शन खुद को देखने के बाद कुछ ऐसा ही होगा। देखो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम तो खुद यहाँ से जाना चाहोगी। उसकी ये बात मेरे अंदर गुस्से की आग में बदल गई थी। मैंने सख्ती से सामने रखी टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, आखिर कौन हो तुम और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ क्यों किया? वो कहने लगा कि मैं भिखारी नहीं हूँ। वो मेरे करीब आकर मेरी आंखों में आंखें डालकर कह रहा था कि तुमने मेरा हुलिया देखकर मुझे जज कर लिया, लेकिन सच्चाई वही है जो अब तुम्हारे सामने है। ये कैसे हो सकता था? ये इंसान मेरा पति बन गया था जिसको मैं भिखारी समझ रही थी और इसको मैंने धुतकार दिया था। ये तो एक बहुत अमीर आदमी था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी नासमझी कर दी है। मैंने कहा, तो तुमने मेरे साथ झूठ बोला। वो हंसा। उसकी हंसी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो मेरी बेचैनी को समझ रहा हो। वो पहले से ही जानता था कि मेरी यह हालत होने वाली है। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ कोई झूठ नहीं बोला, तुम्हें तुम्हारी हकीकत दिखाई है। मैंने उलझन और गुस्से से उसकी तरफ देखा। मुझे यकीन था कि मैं जितना भी तड़प लूं, लेकिन हकीकत से इनकार नहीं कर पाऊंगी। अब मैं उसकी पत्नी बन चुकी हूँ। मैं बहुत लाचार हो चुकी थी। मैं लोगों को सिर्फ उनके कपड़ों से जांचने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इसे डिवोर्स लेकर ही रहूंगी, लेकिन डिवोर्स लेने के लिए कोई ठोस वजह तो होनी चाहिए। मुझे एक करोड़पति इंसान के साथ शादी करनी थी और इस लड़के विवान में वो सब कुछ था जिस लड़की की मैं ख्वाहिश करती थी। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? उसने कहा कि तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए। तुम्हारी दुनिया में दौलत ही सब कुछ थी। मैंने तुम्हें दिखाया है कि असल में ताकत किसके हाथ में होती है। मैं उसकी बात पर खामोश हो गई। वो सच कह रहा था। इस समय मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी जिंदगी में कितनी अंधी हो चुकी थी। मैं हमेशा से समझती रही थी कि मैं दुनिया की सबसे ज्यादा अक्लमंद और खुशकिस्मत लड़की हूँ, मगर आज मैंने खुद को बेवकूफ महसूस किया। वो लड़का विवान भिखारी नहीं था, मैं ही असल में गरीब थी।
एक ऐसी गरीब जो दिल से खाली थी। मेरे शरीर में कपकपी होने लगी, लेकिन अब जो मैं सुन रही थी वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसी मुस्कुराहट जैसे वो मुझे तड़पते हुए देखना चाहता हो। मैंने कहा कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में मुझे जहर नजर आ रहा था। उसने कहा कि बस तुम्हें पाने का जुनून सवार हो गया था, तुमसे बदला लेना था उन गरीब लोगों का जिनकी तुम अब तक बेइज्जती करती आई हो। आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि इतना घमंड करने का क्या नतीजा होता है। तुम्हारी शादी मेरे साथ हो गई है, अब तुम इस बात को मान लो, लेकिन मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। तुम्हें तो दौलत से मोहब्बत थी ना, यहाँ पर तुम्हें बेशुमार दौलत मिलेगी। मैं तुम्हारे पिता से भी ज्यादा अमीर हूँ। तुम्हारे पिता की 5 गाड़ियां हैं, लेकिन मेरे यहाँ 14 गाड़ियां हैं। तुम्हारा बंगला मेरे बंगले के आगे कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पिता अगर लखपति हैं तो मैं करोड़पति हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी जिद और तुम्हारा घमंड तोड़ना चाहता था, और उसको मैं तोड़ चुका हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर जैसे एक जोरदार चीख उभरने लगी थी। मेरा घमंड? उसने कहा कि हाँ, अब तक तुम लोगों के साथ बहुत बुरा बिहेवियर कर चुकी हो। अपने आगे तुमने कभी किसी को कुछ नहीं समझा। हमें कभी भी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, लेकिन तुम अपनी औकात भूल चुकी थी। तुम्हें सीधे रास्ते पर लाना मेरे लिए बहुत जरूरी हो चुका था। तुमने मुझे जिस भेस में उस दिन देखा था, मैं उस भेस में कभी कभी आ जाता हूँ ताकि मैं गरीब लोगों की तकलीफ को महसूस कर सकूं। मैं इस तरह से उन गरीबों की मदद कर देता हूँ। भीख मांगकर जो पैसे मुझे मिलते हैं वो मैं उन्हीं को वापस कर देता हूँ। हम लोगों के पास जब दौलतें आ जाती हैं तो हम गरीबों की तकलीफ का अंदाजा लगाना भूल जाते हैं। मेरी वजह से कभी किसी को तकलीफ न पहुंचे, और एक अमीर इंसान होते हुए भी अगर कभी मुझ पर बुरा वक्त आए और मुझे ये सब कुछ करना पड़े तो मुझे किसी तरह की कोई शर्मिंदगी महसूस न हो, इसलिए मैं ये सब कुछ करता था। मगर उस दिन मेरा सामना तुमसे हुआ तो मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर तो घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है, और ये घमंड किसी और चीज का नहीं बल्कि अपने पिता की दौलत का है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस घमंड को तोड़ दिया जाए। ये मैं कैसी सिचुएशन में फंस गई थी। मैं ना तो भाग सकती थी और ना ही लड़ सकती थी। मैंने कहा, और मेरे पेरेंट्स, उन्होंने तो कहा था कि वो मेरी शादी किसी दूसरे लड़के के साथ करवा रहे हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ इतनी आसानी से कैसे भेज दिया? वो फिर से हंसा और कहने लगा कि तुम्हें तो दौलत की ताकत का अंदाजा बहुत अच्छे से होगा, तो बस फिर तुम अंदाजा लगा लो कि मैं किस तरह से तुम्हें तुम्हारे घर से यहाँ लेकर आया हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि देखो, मैं जानता हूँ कि सच्चाई जानने के बाद तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगूंगा, लेकिन मेरी दौलत तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, तो तुम आराम से यहाँ पर रह सकती हो। मेरी दौलत इस्तेमाल करो, तुम मेरी पत्नी बन गई हो। ये सब कुछ मेरे साथ साथ तुम्हारा भी है। तुम्हारे लिए सिर्फ दौलत जरूरी है ना? तुमने हमेशा अपना फायदा देखा, तो तुम्हें अब यहाँ तुम्हारा फायदा ही मिलेगा। भरपूर दौलत मिलेगी और भरपूर ऐशो आराम मिलेगा। मगर याद रखना कि तुम कभी मुझसे मोहब्बत हासिल नहीं कर सकोगी, क्योंकि तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं है। ये कहकर वो वहां से चला गया था और मैं रोने लगी थी। आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो गया? वो मेरे साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ इस घर में लाने के बाद उसने मुझे अपनी कैद में रख लिया था। उसका कहना था कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मैं कभी तुम्हें अपने रिश्ते से आज़ाद नहीं करूँगा। अब मेरे पास रोने के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैंने देखा था कि इस बंगले में हर कोई उसकी इज्जत करता था, हर कोई उसके हुक्म पर सर झुका दिया करता था, लेकिन वो उनके साथ सख्ती से पेश नहीं आता था। फिर मुझे याद आया कि एक वक्त था जब मैं अपने घर के नौकरों के साथ बहुत बुरा बिहेव करती थी। वो अपने घर के नौकरों से हुक्म देने के बजाय रिक्वेस्ट करता था और उनसे नरमी से बात करता था। वो अपने किरदार से लोगों के दिल में अपनी जगह बना चुका था। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई थी जब मैंने महसूस किया कि उसने कभी भी दौलत को अहमियत नहीं दी। मैं उसकी पत्नी थी, मगर उसने कभी भी मुझ पर अपना हक जताने की कोशिश नहीं की थी। वो मुझे मजबूर कर सकता था, मगर उसने कभी ऐसा नहीं किया। मैं उसके साथ रहने पर मजबूर हो गई थी, मगर उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं उसे एक्सेप्ट करूं। मैं उसके घर में रहती थी, उसकी हर एक हरकत पर नजर रखती थी, लेकिन उसने कभी मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखा। मुझे उसके साथ रहते हुए इसी तरह से 2 महीने गुजर गए थे, लेकिन ना जाने क्यों मेरे अंदर कुछ कुछ होने लगा था। ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर कुछ बदलने लगा है। मैंने चाहा कि मैं खुद को इस एहसास से दूर कर लूं, उसकी इतनी फिक्र ना करूं, उसको इतना देखा ना करूं, मगर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे उससे मोहब्बत होने लगी है।
मगर मैं ऐसे इंसान से मोहब्बत कैसे कर सकती थी जिसने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग मेरे खिलाफ लड़ी थी। मगर हकीकत ये थी कि जब वो मेरे करीब होता तो मेरी सांसें तेज हो जाती थी, और जब वो दूर हो जाता था तो मैं उसकी गैर मौजूदगी घर में महसूस कर सकती थी। मुझे तो वो बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं नौकरों के साथ उसके घर में रहकर बिल्कुल उसकी ही तरह पेश आती थी, और मुझे अच्छा लगता था उनके साथ अच्छा बिहेव करके। मुझे अपना वो समय भी याद आया करता था जब मैंने अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा अपने बिगड़े हुए दोस्तों के साथ गुजार दिया। अब मुझे अपने माता पिता की याद आया करती थी तो मैं जल्दी से उनसे मिल नहीं सकती थी। मैं वहां जाती थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरा वहां पर मन नहीं लगता था। मेरा मन करता था कि मैं वापस विवान के घर में आ जाऊं। उसे देखना, उसकी बात करने का तरीका, उसके हंसने बोलने का स्टाइल, ये सब कुछ मेरे अंदर उसके लिए मोहब्बत पैदा कर रहा था। कुछ दिन गुजरे तो विवान ने कुछ कागजात मेरे सामने रख दिए। वो मेरी आंखों में देख रहा था। उसकी नजरें सुकूनमंद थीं। उसने मुझसे कहा कि ये रहे डिवोर्स के पेपर्स, तुम इन पर साइन कर दो। मैंने इन पर साइन कर दिया है। ये जबरदस्ती का रिश्ता यहीं खत्म होता है और तुम अब यहाँ से जा सकती हो। मैंने तुम्हें अपनी कैद से आजाद कर दिया। उसके शब्द ऐसे थे जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन ना जाने क्यों मुझे बहुत फर्क पड़ रहा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में भर लिया है। आज मेरी आंखों से खुद ही आंसू निकलने लगे थे और मैंने अपने इन आंसुओं को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। मैंने धीमे से शब्दों में कहा कि इतनी आसानी से। मेरी आवाज जैसे अजनबी लग रही थी। वो मुस्कुराया और कहने लगा कि हाँ, इतनी आसानी से। मैंने कभी तुम्हें मजबूर नहीं किया शादी करने के लिए। देखो, मैंने तुम्हारे अंदर काफी सारे बदलाव महसूस किए हैं। तुम्हारा नेचर अच्छा हो गया। तुम्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि तुम वही घमंडी लड़की हो जो गरीब लोगों से नफरत किया करती थी, फिजूल खर्ची किया करती थी, अपने माता पिता के साथ बदतमीजी किया करती थी। आज तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए था, तो तुमने इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया? एक दिन भी तुमने मेरी दौलत का फायदा नहीं उठाया। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम जैसे चाहे इसे चला सकती हो, जैसे चाहे इसे इस्तेमाल कर सकती हो। आखिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? विवान की बात सुनकर मेरी आंखों में जो आंसू भरे पड़े थे वो बाहर निकल कर आ गए। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, क्योंकि मुझे रिश्तों की कदर हो गई है, लोगों की कदर करनी आ गई है। मुझे लगता था कि इस दुनिया में दौलत ही सब कुछ है, मगर अब पता चला कि रिश्ते भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मुझे अपने माता पिता की याद आती है। उनसे मिलने के लिए जाती हूँ, थोड़ी देर उनके साथ रहती हूँ और फिर वापस यहाँ पर आ जाती हूँ। और फिर तुम। इस पर मैं खामोश हो गई थी। विवान ने कहा कि आगे बताओ, क्या कहना चाहती हो? मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे इस घर में रहना अच्छा लगता है। हाँ, तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते। मैं तुम्हारी पत्नी होकर भी तुम्हारे लिए एक अनजान इंसान हूँ। ये कमी मुझे बहुत खलती है, और यही सब जानकर मुझे एहसास हो गया कि इस दुनिया में प्यार, मोहब्बत, रिश्तों की कदर करने वाला इंसान ही असली अमीर इंसान होता है, जिसके साथ सब होते हैं, जिससे सब प्यार से बात करते हैं, जिसकी सब इज्जत करते हैं। जैसे कि तुम सबके साथ कितने अच्छे से पेश आते हो। सब लोग तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं। मैंने हमेशा सबके साथ बुरा बिहेव रखा। कभी किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, कभी किसी ने मुझे अच्छा नहीं समझा। अब मुझे पता चला कि इस दुनिया में लोगों का प्यार हासिल करने के लिए अच्छा बनना पड़ता है। मैंने कहा, विवान, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरे आंसू टेबल पर रखे डिवोर्स के पेपर्स पर गिर रहे थे। विवान मेरे सामने ही बैठा हुआ था और मुझे बड़े गौर से देख रहा था। इतने में ही मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे बालों को सहलाया। मैंने फौरन ही पीछे पलटकर देखा तो मेरी मॉम थी। उनको देखकर मैं और ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। मैं उनके गले लग गई। मेरे डैड भी साथ आए थे। उन्होंने मुझे चुप करवाया। मैंने उनसे माफी मांगी और कहा कि आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए। वो तो मेरे माता पिता थे, उन्होंने मुझे फौरन ही माफ कर दिया। लेकिन विवान ने मेरे मॉम डैड से कहा कि अंकल आंटी, आप लोग अहाना को यहाँ से ले जा सकते हैं। मैं विवान से शुरू में नफरत करती थी और सोचती थी कि मैं इस कैद से कैसे बाहर निकलूं। लेकिन अब जब वो मुझे खुद आजाद कर रहा था तो मैं कैद में ही रहना अच्छा समझ रही थी। मैं यहीं रहना चाहती थी। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना था। लेकिन ये बात मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ? मेरी समझ नहीं आ रहा था। मैं कामयाब हो गई थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। जब मुझे हमेशा अपनी जीत की बहुत ज्यादा खुशी हुआ करती थी, तो फिर आज मैं जीत कर भी क्यों हार गई थी? मैं अपने माता पिता के साथ घर वापस आ रही थी।
मैंने डिवोर्स के पेपर अपने साथ ले लिए थे, लेकिन उन पर साइन नहीं किया था। मैं जब घर से निकली तो विवान को रोती हुई आंखों से देखती रही। शायद मेरी आंखें भी यही चाहती थी कि मैं उसको ना छोड़ूं या फिर वो मुझे ना छोड़े। मैं घर आ गई। मुझे एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे माता पिता ने कहा कि बेटा, तुम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गई हो, प्लीज पहले जैसी मत हो जाना। मैंने अपने मॉम डैड से वादा किया कि मैं अब नहीं बदलूंगी। आपकी बेटी को अब रिश्तों की अहमियत करनी आ गई है। मुझे अपने मोबाइल पर इंतजार था कि विवान मुझे कब फोन करे, लेकिन उसने तो मुझे फोन ही नहीं किया। मुझे यहाँ आने के बाद खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं बार बार रो रही थी। मेरी परेशानी की वजह मेरे पेरेंट्स ने पूछी तो मैंने उनको बता दिया कि मैं विवान से मोहब्बत करने लगी हूँ और मैं उसको नहीं छोड़ सकती। वो मेरा पति है, मुझे डिवोर्स कैसे दे सकता है। पहले तो उसने खुद ही मेरे साथ शादी कर ली जबरदस्ती से, और अब अपनी मर्जी से ही मुझे छोड़ रहा है। क्या हर बार उसकी ही मर्जी चलेगी? मेरी बात पर मेरे मॉम डैड हंसने लगे और उनको हंसता हुआ देखकर मैं हैरान रह गई थी कि आज उनकी बेटी इतनी बड़ी परेशानी से गुजर रही है और वो लोग हंस रहे हैं। मेरे मॉम डैड ने कहा कि बेटा, दरअसल हम लोगों ने तुम्हें सुधारने के लिए ये प्लान बनाया था। दरअसल तुम्हारी बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और तुम्हारी डिमांड्स भी। क्या तुम जानती हो कि विवान कौन है? मैंने नहीं में सर हिलाया तो डैड ने मुझे बताया कि बेटा, ये विवान तुम्हारा बचपन का दोस्त विभू है, जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ा करता था, अमित अंकल का बेटा। तुम अमित अंकल को नहीं जानती? मेरे पुराने दोस्त। जब तुम 5th क्लास में थी तब तक विवान तुम्हारे साथ पढ़ा था, लेकिन फिर विवान के पेरेंट्स उसे लेकर अमेरिका चले गए। अभी जब वो लोग यहाँ इंडिया वापस आए तो विवान तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन हम तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थे। हमने विवान को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया तो विवान ने कहा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन इसमें आपको मेरा साथ देना होगा। उसने जैसा जैसा हमसे कहा हम वैसा ही करते गए। उसने कहा कि मैं भले ही विदेश चला गया था, लेकिन अपने देश के कल्चर को नहीं भूला हूँ। टेढ़ी उंगली से घी कैसे निकाला जाता है, ये हुनर भी मैं रखता हूँ। दरअसल विवान खुद तुम्हारे सामने भिखारी बनकर आया था और हमने तुम्हें बताया कि हम तुम्हारी शादी बहुत ऊंचे खानदान में करवा रहे हैं। मैंने तुम्हें राजीव का फोटो इसलिए दिखाया क्योंकि तुम राजीव को अच्छी तरह से जानती थी, और बस इस तरह जिस दिन तुम्हारी विवान के साथ झूठी शादी होनी थी, उस दिन तुम उसे देखकर शादी होने से पहले ही बेहोश हो गई। हमें अच्छा मौका मिल गया और विवान तुम्हें घर ले गया। तुम्हारी बेहोशी का फायदा उठाया। नौकरानी ने तुम्हारे माथे पर सिंदूर लगा दिया और गले में मंगलसूत्र भी डाल दिया। लेकिन बेटा, ये सब कुछ हमारे प्लान का एक हिस्सा था। विवान तुम्हें ये रियलाइज करवाना चाहता था कि तुम दौलत छोड़कर अपने रिश्तों की अहमियत सीखो। उसने कुछ भी नहीं किया। अपने घर ले जाने के बाद उसका नेचर जैसे अपने घर के लोगों के साथ था, वो सिर्फ वैसे ही नॉर्मली अपने घर में रहता रहा और तुम खुद ब खुद ठीक हो गई। हम मानते हैं कि ये हमारी परवरिश का नतीजा है जो तुम इतनी जिद्दी और घमंडी हो गई थी, क्योंकि इंसान जैसे माहौल में रहता है, जो देखता है वही सब कुछ सीखता है। अगर तुम्हारे बचपन में हमने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया होता तो शायद आज तुम भी विवान के जैसे ही होती। उसके पेरेंट्स ने भी हमारा बहुत साथ दिया इस सब में। वो लोग अपने घर में कई दिनों तक तुम्हारी वजह से नहीं रहे। विवान ने फैसला किया कि तुम्हारे अंदर काफी बदलाव आ चुका है, इसलिए उसने इस किस्से को खत्म कर दिया। और तुम रोना बंद करो बेटा, ये डिवोर्स पेपर्स तो नकली हैं। जब तुम्हारी विवान के साथ शादी ही नहीं हुई तो डिवोर्स किस बात की? मॉम डैड की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि मेरे पीठ पीछे ये लोग इतना सब कुछ कर चुके थे और मुझे भनक तक नहीं हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे खुशी हुई थी और अफसोस भी हुआ था कि काश मेरी शादी विवान से हो ही जाती। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। विवान के पेरेंट्स का कहना है कि अगर तुम विवान के साथ रहना चाहती हो तो वो खुशी खुशी तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हैं। डैड की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने सवाल किया कि क्या विवान मुझे एक्सेप्ट करेगा। मॉम कहने लगी, अब ये तो तुम्हें डिसाइड करना है बेटा, तुम जाओ और उसका दिल जीत लो। बस अब सारी सच्चाई मुझे पता चल गई थी। मुझे सुधारने में, मुझे सीधी राह दिखाने में विवान का पूरा पूरा हाथ था। मैं अपना सामान लेकर वापस उसके घर चली गई और कहने लगी कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, अब तुम जो चाहे वो कर लो। वो तो अपना सर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, यार मैं मजाक कर रहा था। वो तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा था, तुम्हें सुधारने के लिए। देखो, मैं तुम्हें लाइफ टाइम अपने पास नहीं रख सकता। मेरी तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई है। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सब कुछ सच तो बता दिया है ना? मैंने कहा हाँ।
मैं वो नहीं मानती जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया, मैं वो मान रही हूँ जो मुझे पता है। तुमने मेरे साथ शादी की थी ना। विवान कंफ्यूज हो गया। तभी उसके पेरेंट्स आ गए और उन्होंने कहा कि बेटा, आज तुम्हारे सामने तुम्हारी दोस्त खड़ी हुई है, इसे प्रपोज कर दो और इससे शादी कर लो। हमने इसका हाथ तुम्हारे लिए इसके पेरेंट्स से मांग लिया है। मैंने विवान की आंखों में देखा और कहा कि बस बहुत हुई तुम्हारी एक्टिंग। अब बताओ, मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करोगी या नहीं? मुझे पत्नी बनने का हक दोगे या नहीं? अगर अब की बार तुमने कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विवान हंसने लगा और अपना सर खुजाने लगा। कहने लगा कि हाँ, क्यों नहीं दूंगा। एक बार तुमसे खूब धूमधाम से शादी तो कर लूं। आखिरकार मुझे तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करनी है। खूब सारा जेवर, खूब महंगे कपड़े और वीआईपी लोगों की तरह शादी। मैं उसकी बात पर हंसने लगी और मैंने कहा कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। और फिर क्या था, हमारी मोहब्बत इस तरह से कामयाब हो गई। हम दोनों एक दूसरे को मिल गए। मैं भी सीधे रास्ते पर आ गई और मैंने लोगों की इज्जत करना सीख लिया। अपने घर जाकर मैंने अपने घर के नौकरों से भी माफी मांगी थी और अब तक मैं जितने भी लोगों का दिल दुखा चुकी थी, ऊपर वाले से प्रार्थना है कि वो लोग भी मुझे माफ कर दें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।